एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। और इस चैप्टर पे ये हमारा 5th वीडियो है। ओके, यानी कि मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे देन डेफिनेटली वॉच इट। ओके, और ये चैप्टर का प्लेलिस्ट मैं आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में दे दूंगी। ओके, तो लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 वाले वीडियो में हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, इजंट इट? तो आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। उसी मींस मैं लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका डिमांड था, लॉर्ड इरविन का डिमांड था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, इजंट इट? तो अब देखते हैं क्या हुआ। हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कौन से साल में? 1931 में। सो एज पर द पैक्ट कांग्रेस पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके कौन गया? महात्मा गांधी जी ही कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। बट ये कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर इसमें डेडलॉक आ गया। माइनॉरिटीज को जो रिप्रेजेंट कर जो भी लीडर्स माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये डिमांड था कि माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ देन और भी मींस डिविजन आ जाएगा इंडिया में। इसलिए महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फॉर्मेशन हो। लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मींस सबके लिए। पहले तो बस मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था, बट अब मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, क्रिश्चियंस, देन यूरोपियंस, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड आया, बट गांधी जी ओपोज्ड इट। ओके, और नेक्स्ट जो मींस अकॉर्डिंग टू मींस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक एम ये था कि पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, बट स्टिल इधर डोमिनियन स्टेटस के लिए गांधी जी प्लीड किए, बट उसे भी नहीं, उसको भी अलाउ नहीं किए। ओके, सी द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो कुछ भी जो भी एम्स था इंडियन लीडर्स का, कुछ भी फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिखाई दिया, इसलिए गांधी जी डिसअपॉइंट होके इंडिया लौटे। तो ये था हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब जानते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में। कौन से ईयर में? 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और इस बार कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था, बट स्टिल उसका कोई प्रॉफिट होते हुए नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कांग्रेस का जो मांग था, जो डिमांड था, उसको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किए, इजंट इट? इसी वजह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितने डेलीगेट्स आए थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए? 46 डेलीगेट्स आए थे। ओके, तो इनमें से एक थे बी आर अम्बेडकर एंड ही रिप्रेजेंटेड द माइनॉरिटीज। तो बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर्मेशन हो, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज को दिया जाए। ओके, और इनका जो डिमांड है उसे एक्सेप्ट करते हुए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड को डिक्लेयर किए। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। ओके, तो कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में भी हर एक छोटे छोटे ग्रुप्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। कौन कौन से थे वो ग्रुप्स? मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस,
डिप्रेस क्लासेस, तो सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कौन दिया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। ओके, तो ये हुआ हमारे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, गांधी जी इसे अपोज किए। अब गांधी जी इसे क्यों अपोज किए? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट देने से ये इंडिया की यूनिटी को और कम कर रहा है, क्योंकि इंडिया को वो बहुत सारे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर रहा है, इजंट इट? लाइक बुद्धिस्ट एक ग्रुप हो गए, सिख एक ग्रुप हो गए, एंग्लो इंडियंस मीन्स बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया के यूनिटी को ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम तोड़ रहा था। इसीलिए गांधी जी ने ये कम्युनल अवार्ड को अपोज किया। ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट 25 सितंबर 1932 को, और अपोज करने का मतलब है गांधी जी इसके अगेंस्ट फास्टिंग शुरू किया। ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। एज अ रिजल्ट 25 सितंबर 1932 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया। कब? 25 सितंबर 1932 को। और ये एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? ये एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच। ओके, ये एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच, और यही एग्रीमेंट को कहा जाता है पूना पैक्ट। ओके, ये एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? ये एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहा जाता है। अब याद रखेंगे कौन से डेट में पूना पैक्ट साइन हुआ है? 25 सितंबर 1932। सो अब ये एग्रीमेंट में, ये पूना पैक्ट में क्या था? सो एज पर द पूना पैक्ट के हिसाब से ये था कि जो माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कम्युनल अवार्ड में, उस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। रादर क्या होगा? जनरल जो इलेक्टोरेट था वही रहेगा, बस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? मीन्स इलेक्टोरेट एक ही रहेगा, बस उसमें माइनॉरिटीज के लिए कुछ रिजर्वेशन, कुछ रिजर्व्ड सीट्स रहेगा। पहले क्या था? एक जनरल इलेक्टोरेट था, फिर एक सिख के लिए इलेक्टोरेट होगा, मुस्लिम के लिए इलेक्टोरेट होगा, एंग्लो इंडियंस के लिए इलेक्टोरेट होगा, क्रिश्चियंस के लिए इलेक्टोरेट होगा। ऐसा था एज पर कम्युनल अवार्ड। बट पूना पैक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है। पूना पैक्ट के हिसाब से एक जनरल इलेक्टोरेट होगा, और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिजर्वेशन, मीन्स कुछ पार्ट जो रिजर्व्ड रहेगा। रिजर्व किसके लिए रहेगा? माइनॉरिटीज के लिए। अंडरस्टूड? ऐसा था पूना पैक्ट में। मीन्स ये जो एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला था। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये एग्रीमेंट बी.आर. अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में साइन हुआ। अब ये पूना पैक्ट से माइनॉरिटीज को फायदा हो रहा था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, देन बस 71 सीट्स ही माइनॉरिटीज को मिल रहा था। ओके, ओनली 71 सीट्स ही माइनॉरिटीज, यानी एक्चुअली माइनॉरिटीज ने डिप्रेस्ड क्लासेस। ओके, ओनली 71 सीट्स ही डिप्रेस्ड क्लासेस को मिल रहा था। बट एज पर द पूना पैक्ट कितने सीट्स मिले? 148 सीट्स मिले। ओके, अराउंड डबल द सीट्स मिले पूना पैक्ट के हिसाब से। ओके, तो इस तरह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उससे रिलेटेड इवेंट्स हम डिस्कस कर लिए। अब इसके बीच और एक चीज हुआ, दैट इज रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिन्यूअल हुआ। सी, गांधी एरविन पैक्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से ये डिमांड था लॉर्ड आयरविन का कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करेंगे, इजंट इट? इसीलिए गांधी एरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, बट ही रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड। उसी की वजह से ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही इधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिन्यूअल हो चुका था, मीन्स फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ओके, तो जब गांधी जी रिटर्न आए, देन देखिए कि जो इंडिया में जो फार्मर्स है, मीन्स सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद जब रिटर्न आए, तब देखिए कि जो इंडिया में जो फार्मर्स है वो बहुत ही अफेक्टेड है, जो वर्ल्ड डिप्रेशन ड्यू टू द वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1930।
ओके, अब ये वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1930 क्या है, मीन्स ये 1930s 31s ऐसे ईयर्स में, ये टाइम में क्या हुआ था, वर्ल्ड डिप्रेशन हुआ था। मीन्स बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं था। ओके, देयर वाज अ ड्रेन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी जो था बहुत ही नीचे गिर गया था। अंडरस्टूड? इसलिए लोगों के पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था मीन्स वो लोग अपना बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट नहीं कर पाए, लाइक फूड, शेल्टर, ये सब भी उनको अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। और इंडिया के फार्मर्स ये डिप्रेशन से बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड थे। इसीलिए गांधी जी जो है वो एक टॉक और या फिर बात करना चाहे किसके साथ, वायसरॉय विलिंगडन के साथ एक इंटरव्यू करना चाहे, बट उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। अंडरस्टूड? फिर क्या हुआ? ओके, जनवरी, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिन्यू करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे, जिसके तहत जनवरी 4, 1932 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया। जनवरी 4, 1932 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस को इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और जितना रिप्रेशन हो सके, जिस तरीके से भी रिप्रेशन हो सके, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था। अंडरस्टूड? तो इतना मीन्स सी 1930, इन द ईयर 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। बीच में कुछ महीनों का गैप आया, देन फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिन्यू हुआ। अंडरस्टूड? तो इतना लॉन्ग जो स्ट्रगल था वो 1934 तक चला, क्योंकि इतने टाइम तक गवर्नमेंट का सप्रेशन जो था बहुत ही ज्यादा हो गया था और पीपल भी वीक हो गए थे। मीन्स जो मूवमेंट है वो भी वीक हो गया था। इसलिए फाइनली कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1934 में विड्रॉ कर दिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, okay, so after this Gandhiji withdrew himself from active politics for a year. Okay, तो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934 तक चला। Okay, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो मास अपराइजिंग, जो नेशनल मूवमेंट चला, उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नया चीजें हमें देखने को मिला, ये सब हम अब पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है टाइड ऑफ पेट्रियोटिक फर्वर। यस, जो आप सोच सकते हैं 4 साल, अराउंड 4 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इज इट? और उससे पहले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। मींस लगातार ऐसे मास मूवमेंट्स हो रहे हैं, अपराइजिंग हो रहा है, नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, देन इट्स ऑब्वियस कि पैट्रियोटिज्म जो था वो अपने पीक में पहुंच गया था। इंडियंस में पैट्रियोटिज्म जो था अपने पीक में पहुंच गया था, एंड दे वर रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट फ्रीडम। अंडरस्टूड? अब ऐसा लग रहा था कि और बहुत साल तक गवर्नमेंट इंडिया को सप्रेस करके नहीं रख सकता। अंडरस्टूड? ये है पहला इम्पैक्ट। ओके, एंड फर्दरमोर जून 1934 को गवर्नमेंट ऑलरेडी कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिए थे, इजंट इट? बट जून 1934 को गवर्नमेंट जो है ये जो बैन लगाए थे कांग्रेस के ऊपर उसे हटा दिए। अंडरस्टूड? अब भले ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, बट स्टिल लोगों का स्ट्रगल जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पैक्ट, वाइडेंड बेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। वाइडेंड बेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब है कि बहुत सारे सेक्शन के लोग अब आके जुड़ गए थे। फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, मींस द पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, ऐसे हर सेक्शन से लोग, क्योंकि हर सेक्शन के लोग अफेक्टेड थे, इसलिए हर सेक्शन के लोग आके ये जो पॉलिटिकल मास नेशनल मूवमेंट है उसमें जुड़ गए थे। ओके, नेक्स्ट है, ओके, पीपल अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। लोगों को पता चला कि नॉन वायलेंस में कितना ज्यादा पावर है।
जो वायलेंट इंडियंस के मीन्स ऑपोजिट कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट था. दे वर एक्सट्रीमली वायलेंट, isn't it? But still Mahatma Gandhi ji showed that if we follow the principle of non-violence, then we can suppress the violent opposers. Understood? तो लोगों को अभी नॉन वायलेंस का इम्पोर्टेंस, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के बारे में लोग समझ रहे थे. ओके, नेक्स्ट है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा. न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा का मतलब है नए नए तरीके से, नए नए तरीकों से लोग मीन्स पूरे कम्युनिटी में पैट्रियोटिज्म को बढ़ा रहे थे. ये जो मूवमेंट है उसे सपोर्ट कर रहे थे. प्रभात फेरीज उसमें से एक तरीका है जिसमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन एक साथ जो स्ट्रीट्स है उसमें चलते हैं और चलने के वक्त वो लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, जिससे पूरा जो शहर, पूरा जो विलेज, ये शहरों में भी और विलेज में भी दोनों में मीन्स हर जगह पर दिखाई दे रहा था. ओके, ये प्रभात फेरीज. तो सुबह सुबह लोग उठते ही पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, isn't it? तो इट्स ऑब्वियस कि लोगों के मन में पैट्रियोटिज्म अपने आप राइज होगा. अंडरस्टूड? तो ये एक तरीका था, ये एक प्रोपेगेंडा का मेथड था. तो जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हो, उनके मन में भी ये अपने कंट्री के लिए लव अपने आप जागता. इसलिए ऐसे मेथड्स बहुत ही पॉपुलर हुए. और एक तरीका था मीन्स हैंड रिटन पत्रिकास. ओके, जिसमें लोग हाथों से लिख लिख कर न्यूज को, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सारे लोगों का जानना इम्पोर्टेंट है, वो सब लिख कर, हाथों से लिख कर सब लोगों में बांटते थे. ये एक तरीका हुआ. ओके, जिसे लिखा मीन्स हैंड रिटन पत्रिका, ये था एक मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा. और इवन बच्चे भी ये पॉलिटिकल मूवमेंट में जुड़ गए थे. कोई मीन्स बॉयज जो है उनका वो अपना एक ग्रुप बना लिए थे जिनका वो वानर सेना नाम दिए थे, और गर्ल्स जो है मंजेरी सेना बोल के नाम दिए थे. तो इस तरह से सब कोई अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन वो कर सकते थे मूवमेंट के लिए, वो कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट है women's participation. Yes, means Congress and other leaders really supported women and they motivated women. And they motivated women to come forward to take part in political activities. Okay, तो एक तरह से इधर women का participation हो रहा था पूरे political movement में. उनका empowerment हो रहा था. वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और बाकी अपने मेल काउंटरपार्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में. अंडरस्टूड? क्योंकि अगर बस मेल ही बाहर निकले और फ्रीडम के लिए फाइट करे, देन ये काम जो था बहुत मुश्किल हो जाता. क्योंकि जितना मेल है अराउंड उतनी ही फीमेल पॉपुलेशन है. फीमेल पॉपुलेशन मीन्स एक बड़ा ही रेशियो में है, isn't it? मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन एक अराउंड सेम रेशियो में है. इसीलिए वुमेन का भी पार्टिसिपेट करना मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट है the leadership of people like Birla and the Harijan Sevak Sangh changed social condition. जो तब के उस जमाने में जो सोशल कंडीशंस प्रेवलेंट थे, मीन्स जो डिप्रेस क्लासेस को जो भी सोसाइटी से झेलना पड़ता था क्रुएल्टीज, वो सब बंद कर दिए. ओके, लीडर्स लाइक बिरला और ये जो हरिजन सेवक संघ है, ये ग्रुप था. ओके, तो ये सब लीडर्स के आगे आने से जो सोशल कंडीशंस में बदलाव आए. लाइक जो डिप्रेस क्लासेस थे उनको पहले मंदिर जाने को वो लोग मंदिर जाने के लिए उनका परमिशन नहीं था. मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू टेम्पल्स. ओके, पर इनके लीडरशिप की वजह से, इनका जो भी वो प्रोपेगेंडा किया उसके वजह से अभी डिप्रेस क्लासेस भी टेम्पल्स जा सकते थे. एंड फर्दरमोर पहले अनटचेबिलिटी का अनटचेबिलिटी बहुत ही हाई लेवल में था. इसलिए बेल्स से ये डिप्रेस क्लासेस के लोगों को पानी लेने नहीं देते थे. बट अब वो अनटचेबिलिटी का फेवर भी दूर हो गया. अंडरस्टूड? So this is the sixth impact.
सेवेंथ इम्पैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का नेसेसरी। इवन गवर्नमेंट को ये फील होने लग गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना बेहद जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किया गया। ओके, बट स्टिल वो दोज रिफॉर्म्स आल्सो वेर नॉट एनफ। ओके, इसलिए और आगे हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट हुए। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है, रिवाइव द विल टू फाइट इलेक्शंस। ओके, तो क्या हुआ, जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्यों? बिकॉज लिसन, in 1937 the Congress achieved positive results in the elections to the Central Legislative Assembly and Provincial Legislative Assemblies. Okay, means बहुत ही वोट्स उन्हें मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग लगातार दो मेजर मास मूवमेंट्स, जो दो मेजर नेशनल मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से द कांग्रेस केम इन कांटेक्ट, इन क्लोज कांटेक्ट विद द मासेस। ओके, विद विलेजेस, विद लोकल पीपल, इन सबके साथ उनका बहुत ही अच्छा कांटेक्ट, मींस दे रियली न्यू ईच अदर, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये 1937 के इलेक्शंस में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि इधर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में दिया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन रीड इट आउट एंड यू शुड डेफिनेटली रीड इट। ओके, क्योंकि आपको उससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो आई होप कि मैं जितना भी आज आपको पढ़ाई आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर 7 कवर करेंगे। ओके, और तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रीड द बुक लाइन बाय लाइन। ओके, सो कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।